हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फोर्स वीडियो में, जैसे ट्रंप और पुतिन के बीच में जो अलास्का समिट हुई है उसमें क्या नतीजा निकला है, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है उसका क्या होगा और कितना नुकसान यूक्रेन को होने जा रहा है, सब चर्चा करेंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन बनाए गए हैं, एक नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया गया है, समुद्र में 5200 मीटर की गहराई में भारतीय उतरे हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जम्मू कश्मीर में बादल फट गया है और उससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। क्लब का चुनाव हुआ है, इंपॉर्टेंट है, संसद से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। और युद्धाभ्यास है और भी कई सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार किसे बनाया है? आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, सीपी राधाकृष्णन। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इसका ऐलान किया है कि सीपी राधाकृष्णन वो होंगे। मूलतः वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उनका जन्म हुआ था 1957 में। बीबीए किया हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई की हुई है और आरएसएस से जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय से। इसके अलावा 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से सांसद बने थे। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे। 2023 में झारखंड के गवर्नर बने थे और फिर अतिरिक्त प्रभार भी मिला था तेलंगाना का राज्यपाल का, इसके अलावा पुदुचेरी के उपराज्यपाल का। बाद में फिर 2024 में उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब चर्चा कर लें कि अब चुनाव होने जा रहा है उपराष्ट्रपति का, तो उससे रिलेटेड जो संवैधानिक जो प्रावधान है वो सब क्या है, आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 63 वो उसमें क्या है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 64 जो है ना उसमें ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। अनुच्छेद 65 जो है उसमें यह है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर या उनकी अनुपस्थिति में या असमर्थता में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अनुच्छेद 66 क्या है, उसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव और उससे संबंधित प्रावधान है। तो इसी प्रावधान के तहत अभी चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उपराष्ट्रपति पद से और तब इस अनुच्छेद के तहत 66 के तहत ये चुनाव होने जा रहा है। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जिक्र है कि 5 साल का होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है जब तक कि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी को पदभार न सौंप दें। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, इसमें यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में रिक्त जो पद है चुनाव में, तो उसको भरने की प्रक्रिया 68 में भी ये की गई है। ओके, पूरी प्रक्रिया बताई गई है, इसमें चुनाव प्रावधान है और प्रक्रिया यहाँ पर है। ओके, इसके अलावा अनुच्छेद 71 चुनाव में संबंधित विवादों का निर्णय कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये करेगा। ये सब जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण आपके सामने रही। ठीक है, तो अब उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया हो कैसे हुई, तो सबसे पहले क्या है, निर्वाचन मंडल है वो बन चुका है और जो चुनाव आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, वो वही ये चुनाव कराता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं वो सब मिलजुल कर ये चुनाव करते हैं। इसमें विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनकी भूमिका होती है, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं ऐसा है। ठीक है, मतदान की पद्धति क्या होती है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होती है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है और उसमें गुप्त मतदान होता है, उसके द्वारा कराया जाता है। और क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए। कोई भी लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करना चाहिए। नामांकन कैसे होता है, क्या प्रावधान है उसके लिए, तो नामांकन दाखिल करना होता है, उसके लिए कम से कम 20 सांसद जो है वो प्रस्तावक बने और 20 सांसद अनुमोदक होने चाहिए और एक निश्चित सुरक्षित राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ता है।
चुनाव अधिकारी कौन होते हैं, तो वो तय करता है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ओके, 5 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, हालांकि समाप्त होने के बाद जब तक कि उत्तराधिकारी प्रभार ग्रहण न कर ले तब तक वो बने रह सकते हैं पद पर। पद से हटाने की क्या है, तो संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में जिक्र है। सबसे पहले क्या करना है, राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, और विशेष बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी, उसका मतलब क्या हुआ, जो भी निर्वाचित और जीवित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या के आधार पर फिर वो जो बहुमत होगा उसके आधार पर तय होता है। इसके बाद फिर प्रस्ताव जाता है लोकसभा के पास, साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में फ़र्क क्या है, राज्यसभा में विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, इस मतलब इनको हटाने में, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है तो विशेष बहुमत का मतलब वो कि जितने भी सीट हैं, जितने निर्वाचित हैं उन सब उसका आधा +1 ये देखना होता है। और सामान्य बहुमत का मतलब क्या हुआ, जैसे लोकसभा में, तो वहाँ पर ये हुआ कि जितने उपस्थित हैं उस वक्त सदन में तो उसके 50% +1 ये तय होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है आपका उससे रिलेटेड है, खासतौर पे यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन में। यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके अलावा जीएस पेपर 3 जो है सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से आप पूरा ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन क्या होगा, यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनज़र या कहें उसको रोकने के मद्देनज़र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में किस जगह पर पहली मीटिंग हुई है। फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई है, देखिए समिट कहाँ पर हुई, फर्स्ट समिट कह सकते हैं इसको, ठीक है, या मीटिंग कह सकते हैं, और ये राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हो रही है। इससे पहले अलग अलग जगहों पर मीटिंग हुई थी, लेकिन वो राष्ट्राध्यक्षों की नहीं हुई थी, बल्कि जैसे सऊदी अरेबिया में हुई थी मीटिंग, तो उसमें वहाँ के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री ये सब बैठे थे। लेकिन यहाँ ट्रंप और पुतिन बैठे हैं, तो कहाँ पर, अलास्का में। ये मुझे लगता है चूँकि चर्चा काफ़ी है तो पता होगा आपको, और ये महत्वपूर्ण न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी तमाम न्यूज़ के आधार पर ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया। तो अलास्का समिट जो है ना, वो है यूक्रेन रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने का एक प्रयास है। और कब हुई है ये समिट, तो 15 और 16 अगस्त को हुई है, और ये ट्रंप और पुतिन के बीच में। ठीक है, अलास्का में कहाँ पर हुई है, एंकोरेज एक जगह है, वहीं पर ये मीटिंग हुई है। एंकोरेज वो कहाँ पर है, एक बार दिखा देते हैं। ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसी में वैसे तो ये पृथ्वी गोल है, तो यहाँ से इसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर ये सीमा आ जाती है, ठीक है, रशिया की। तो अमेरिका यहाँ है और ये है अलास्का इस जगह पर, ठीक है, और इसके ठीक आगे क्या है, रशिया है। एक समय क्या है ना, ये जो अलास्का है ये रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, रशियन अम्पायर का, लेकिन वहाँ के जो जार थे उन्होंने ये इलाका अमेरिका को बेच दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये अमेरिका का ही ये इलाका, तो यहीं पर ये मीटिंग हुई है, ठीक इसके बगल में है, रूस के ठीक बगल में है। ओके, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि यूक्रेन रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको सीज फायर किया जाए, शांति समझौते पर चर्चा हो। और ये जो आप देखिए कि ये जो युद्ध है ना, एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं, प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ, रशिया की ओर, और फिर यूक्रेन की ओर भी चलेंगे। ये विशालकाय रशिया है, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है यूक्रेन। तो 2022 में युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध शुरू तो किया था किसने, रूस ने, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका किसकी भी थी, यूक्रेन की भी थी। यूक्रेन को चढ़ाया अमेरिका ने और यूरोप ने, और कहा कि नेटो का मेंबर बन जाओ। रूस ये कहता रहा कि भाई नेटो का मेंबर बनोगे तो मुझे असुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि नेटो की जो पूरी सेना है और उसके जो महत्वपूर्ण हथियार है वो इस इलाके में आ जाएंगे, और फिर मॉस्को जो है ना वो बहुत नज़दीक हो जाएगा, तो उससे हमें खतरा होगा। ये उसी के बाद जब ये नहीं माना, फिर मीटिंग वगैरह होती रही और तय हो गया कि अब नेटो में मेंबर बन जाएगा। आखिरकार रूस ने इस पर हमला कर दिया था, और ये युद्ध 2022 से लगातार चल रही है। तो 2022 के बाद पहली बार मतलब राष्ट्राध्यक्ष लेवल की
ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है। हालांकि कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप ने इसे उत्पादक बताया है, मतलब कहा है कि ये बेहतर है और आगे आने वाले वक्त में बेहतर होगा। तो खबरों के अनुसार इस समिट में पुतिन ने साफ कह दिया है, पुतिन ने क्या कह दिया है? पुतिन ने कह दिया है कि उसने जो तमाम जीते हुए जगह हैं, लुहांस्क, डोनेस्टक और ये सब इलाके जो हैं, इन सब से कब्जा वो नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन को अपना ये क्षेत्र रूस के लिए छोड़ना पड़ेगा, यानी ये रूस का हिस्सा हो जाएगा, ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहेगा। साफ तौर पर पुतिन ने ट्रंप को कह दिया है। और ये घटना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युद्ध के समाधान, क्षेत्रीय जो सीमाएं हैं उसका बदलाव, वैश्विक शक्ति संतुलन है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, बदल रहा है, वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कई सारे क्षेत्र हैं जैसे लुहांस्क है, डोनेस्टक है, खेरसोन है, जेपोर्जिया है, इन सब पर रूस का दावा है कि अब मैंने तो कब्जा कर लिया है और ये तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इससे पहले ये वाला जो इलाका है क्रीमिया, ये 2014 में ही इस पर कब्जा कर लिया था रशिया ने। ठीक है, तो अब ये सिर्फ इतना ही बचेगा, ये यूक्रेन। और ट्रंप पर बहुत दबाव था कि वो युद्ध रुकवाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उसी समय कह दिया था कि चुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर ही हम ये युद्ध समाप्त करवा देंगे। और हालांकि ये नहीं हुआ, लेकिन अलास्का समिट इसी का एक हिस्से के तौर पर हम देख रहे हैं। ओके, तो ट्रंप का ये प्रयास रहा है कि ये युद्ध ख़त्म हो। तो पुतिन के साथ करीब 3 घंटे तक मीटिंग हुई है और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये मुलाकात हुई। रेड कारपेट बिछाया गया, किसके लिए? पुतिन के लिए। और इस पर यूरोप के जो कई सारे नेता हैं वो काफ़ी इस पर उन्होंने टिप्पणी भी की, एक तरह से कि रेड कारपेट बिछाया गया। ठीक है, तो शुरू में तो ये बातचीत थी कि सीज फायर किया जाए, लेकिन पुतिन से मिलने के बाद डायरेक्ट पीस एग्रीमेंट पर ट्रंप जो है वो शिफ्ट हो गए हैं कि पूरी तरह से समाधान ही हो जाए, क्योंकि जो सीज फायर है वो अस्थायी है। अगर हम पूरी तरह से कर दें, यानी एक तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद है वो ख़त्म कर दें। कैसे ख़त्म होगा? जब यूक्रेन अपने बड़े हिस्से को रूस को दे देगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात देखने को मिली है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि रूस जो है ना वो बड़ी ताकत है अभी भी, और पुतिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि अभी आप देखेंगे इन दोनों के बीच में गुपचुप वार्ता भी हुई है, कार में बैठकर। वैसे तो बातचीत हुई, उसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन यहाँ कार में बैठ के भी अलग से बातचीत हुई है। ठीक है, तो पुतिन का साफ तौर पर रुख है इसमें कि शांति प्रयास बहुत अच्छे हैं। हालांकि सीज फायर का विरोध करते हैं वो, क्योंकि यूक्रेन को फिर से अगर सीज फायर हो जाएगा तो फिर से मिलिटराइजेशन, मतलब मिलिट्री को बिल्डअप करने में उसको मौका मिलेगा। तो अब वो पुतिन चाहते हैं कि पूर्ण शांति समझौता हो, जिसमें कि जो इलाके मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये वाले ये सारे इलाके ये उनको दे दिए जाएं। किसको दे दिए जाए? तो रूस को दे दिए जाए, और इसी से ये चीज़ें हों। तो पुतिन ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनको हो जाए। अब सवाल यहाँ पर होगा कि यूरोपीय नेता, ये जो तमाम देश हैं, ये सब क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? तो प्रतिक्रियाएं बहुत ही मिश्रित आई हैं, मतलब कि अलग अलग। और तमाम यूरोपीय देश जो है ना इस चीज़ को, ये जो मीटिंग हुई है उसको या समिट हुई उसको पुतिन की कूटनीतिक जीत के तौर पर वो देख रहे हैं। और बहुत सारे देश ये चिंतित भी हैं कि ट्रंप जो है यूक्रेन के क्षेत्र को छोड़ने के लिए, इस क्षेत्र को छोड़ देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो म्यूनिख समझौते जैसा एक तरह से है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि रूस जो है ना यूक्रेन का समर्पण चाहता है, शांति नहीं चाहता है। और जर्मन मीडिया ने इससे यूक्रेन की हार बताया। ईयू यानी यूरोपीय यूनियन, उसके नेता जो हैं कई सारे जुटे ब्रसेल्स में, और वहाँ पर जो है वो बातचीत हुई कि नेटो की भूमिका क्या होगी इसमें। ठीक है, तो एक तरह से देख रहे हैं हम इस मुलाकात के बाद यूरोप जो है ना वो अपने आप को बहुत पीछे पा रहा है, क्योंकि वो चाह रहा था कि किस तरीके से ये जो है ना वो हारे नहीं, मतलब इसको अपनी ज़मीन ना छोड़नी पड़े।
ताकि हम एक तरह से मजबूत बने रहें। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है, तो ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि ये क्षेत्र छोड़ना होगा। अब अगली जो मीटिंग होने वाली है ना, वो कहाँ पर होगी, तो वो रशिया में उम्मीद की जा रही है कि राजधानी मॉस्को है, वहाँ पर मीटिंग होगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और जेलेंस्की ने क्या कहा है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि रूस की जो अस्वीकृति है ना कि हम अभी युद्ध विराम नहीं करेंगे, ये युद्ध को जटिल बनाते हैं। और यूक्रेन का जो क्षेत्र है ये संवैधानिक क्षेत्र है, और वो कैसे छोड़ देगा, मतलब वो अभी आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में देखेंगे हम कि प्रभाव बदलेगा। अब सवाल होगा कि ये जो सब कुछ बातचीत हो रही है उससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। भारत ने इस समिट का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले भी कहा है कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं है। ठीक है, तो इसी को दोहराया है भारत ने, और रणनीतिक स्वायत्तता के तौर पर वो देखना है भारत का, और कि ये क्या है कि इस युद्ध की वजह से बहुत प्रभाव पड़ा है भारत पर भी। ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, और भारत ने रूस से लेना शुरू किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और फिर अमेरिका ने जो है वो 50% तक का टैरिफ लगा दिया भारत पर। तो कई सारी चीज़ें हुई हैं। एक और चीज़ हुई है अच्छी बात कि ये जो मुलाकात हुई है उसमें भारत, उससे पहले जो भारत को लेकर ट्रंप बहुत ही सख्त रुख अपनाए हुए थे, थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की पर जो छूट चल रही है, सुपर सेल चल रहा है, वो अभी भी जारी है। 85% तक की छूट दी जा रही है तमाम कोर्सेज़ में, जैसे ISPCS करंट अफेयर्स मात्र 150 में है, पहले काफ़ी ज़्यादा प्राइस था। बेसिक मेंबरशिप करंट अफेयर्स का जो कि SSC टीचर रेलवे के लिए होता है 99 रुपीज़ में है। 72nd BPSC पूरा PT मेंस इंटरव्यू ये 3500 रुपीज़ में है। CGL का कोर्स है 250 में, PT का 199 में, UPSI जो नोटिफिकेशन भी आ चुका है 250 में, और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है तो 199 रुपये में। तो ये बस 1-2 दिन के बाद ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल का, तो गूगल प्ले से मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक दिया हुआ है। ओके, और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ भी आप चैट करके कुछ अगर मन में सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल तो नहीं है। अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है, तो एक खुशी की बात ये रही। ओके, तो वो लौट आए, दिल्ली में आए अमेरिका से, मूलतः लखनऊ के हैं, एयरफोर्स के पायलट हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 25 जून को शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे, और 26 जून को भारतीय समयानुसार जो है वो 4 बजे ISS पर पहुंच गए थे। अंतरिक्ष में 20 दिन रहे, और ISS पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन रहे। ओके, 20 दिन अंतरिक्ष में, और मतलब और सिर्फ अगर ISS कहेंगे तो 18 दिन रहे थे। 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस लौटे थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर उनकी लैंडिंग हुई थी। बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए हुए हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही करंट अफेयर्स में बताया हुआ है। और शुभांशु शुक्ला जो हैं वो ISS पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। जबकि अगर सवाल हो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला, और ISS पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले वो पहले भारतीय हैं, ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ओके, तो और आपको बताऊं कि लोकसभा में भी इस पर चर्चा हुई है, शुभांशु शुक्ला की जो सफल अंतरिक्ष यात्रा रही है उस पर, और बहस का विषय था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री, विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका। तो इस टॉपिक पर जो है ना वो संसद में चर्चा भी हुई है। और शुभांशु शुक्ला का अचानक से नहीं जाना हुआ है, इसकी लंबी तैयारी चल रही थी, ठीक है। 2019 में उनको गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना गया था। 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर पर बेसिक ट्रेनिंग उनकी हुई थी, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कंप्लीट की थी उन्होंने। फिर 2022 में भारत में
बेंगलुरु में इसरो का जो सेंटर है वहाँ पर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर, वहाँ पर ट्रेनिंग जारी रखी। फिर 2025 में उन्होंने स्पेस एक्स पहुँचे थे अमेरिका में और वहाँ पर ट्रेनिंग ली, और फिर स्पेस एक्स के ही एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनको भेजा गया था। तो ये जो उनका अंतरिक्ष की जो उड़ान थी, ये आगे आने वाले वक्त में मिशन गगनयान में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले तो हमने क्या बात की थी, एस्ट्रोनॉट की। अब क्या बात करने वाले हैं, एक्वानॉट्स की। एक्वानॉट्स किसको कहते हैं, जो समुद्र में या पानी के नीचे रिसर्च के लिए जाता हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5200 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा जतिंदर पाल सिंह। क्या नाम है, जतिंदर पाल सिंह। और ये देख रहे हैं डीपेस्ट एवर इंडियन ड्राइव। तो 2 एक्वानॉट्स ने जो है रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उनमें इन्होंने जो है ना वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है। ये पहुँचे हैं 5002 मीटर की गहराई पर, जबकि एक और है, उनका नाम है आर रमेश, वो 4000 मीटर की गहराई पर पहुँचे। ठीक है, तो रिकॉर्ड इनके नाम हुआ भारतीय का। और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं मेरे बगल में, ठीक है, ये हैं। ठीक है, ये पहुँचे थे समुद्र के नीचे। और ये आर रमेश है जो एक दिन पहले पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने 4000 फीट के आसपास की गहराई पर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना वहाँ पर। ठीक है, तो ये की इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, किस पनडुब्बी के तहत के साथ गए थे ये, या किस सबमरीन के साथ गए थे, तो फ्रांसीसी सबमरीन है नौटाइल। तो 6 अगस्त को जतिंदर पाल सिंह ने ये समुद्र की गहराई में वो पहुँचे थे, जहाँ सूर्य की किरण तो है ही नहीं, मतलब रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। उससे पहले 5 अगस्त को आर रमेश यानी राजू रमेश वो पहुँचे थे 4025 मीटर की गहराई पर। कहाँ पर, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, भारत और फ्रांस के साथ एक तरह का ज्वाइंट मिशन था। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अब बात करते हैं समुद्रयान मत्स्य 6000 की। तो ये जो गहराई में उतरे ना, वो ये जो मत्स्य 6000 है समुद्रयान, यानी जो हम समुद्र में उतारेंगे, और ये 6000 मीटर की गहराई पर जाएगा समुद्र में। ठीक है, तो वहाँ पर जाएगा, और उसकी ये तैयारी के रूप में इसको देखा जा रहा था। तो 2027 में मत्स्य 6000 पनडुब्बी यानी सबमरीन को लॉन्च किया जाएगा, और समुद्र में 6000 मीटर नीचे तक ये जाएगा। और आपको बताऊं कि भारत जो है ना वो 6ठा देश है जिसने ह्यूमन सबमरीन बनाई है। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन, इन सब ने मानवयुक्त सबमर्सिबल बनाया हुआ है। और मत्स्य 6000 जो बना हुआ है, अभी हाल में कई सारे एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा गया है। तो मैंने इससे पहले भी 3-4 महीने पहले भी इसके बारे में मैंने काफ़ी कंटेंट बनाया था, बताया था आपको। ठीक है, तो ये मत्स्य 6000 जो है ना सबमर्सिबल है, जो समुद्र में 6000 मीटर नीचे तक 12 से 16 घंटे तक वो चल सकता है। और अगर इमरजेंसी हो गई तो 96 आवर तक वहाँ उसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। इसका व्यास 2.1 मीटर है, 3 लोग बैठ सकते हैं। 80 mm के टाइटेनियम एलॉय से इसको बनाया गया है, बहुत ही मजबूत है। और जो दबाव है समुद्र के नीचे, पानी के नीचे, उसको झेल सकता है ये। ठीक है, सबमर्सिबल इसको कहते हैं। सबमर्सिबल और सबमरीन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, पनडुब्बी यानी सबमरीन और ये सबमर्सिबल दोनों पानी के नीचे ही होते हैं, लेकिन डिज़ाइन और काम का उद्देश्य जो है ना वो अलग अलग होता है। पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान है जो सतह पर और पानी के नीचे दोनों पर काम करता है, और उसके लिए बिजली या डीजल इंजन से चलता है। और पनडुब्बियाँ जो होती हैं ये कई लोगों को ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो सबमर्सिबल है ना, ये निगरानी और या रिसर्च वगैरह के काम के लिए ये भेजा जाता है समुद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, जम्मू कश्मीर के किस जिले में अगस्त 2025 में बादल फटने से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए? आंसर क्या होगा, किश्तवाड़।
और ये न्यूज़ देख रहे हैं, बड़ी दुखद घटना हुई है। 60 तो उसी समय मर गए, इससे ज़्यादा आंकड़ा है, और कई 100 घायल हैं। ये आंकड़ा और बढ़ गया, 70 में से बताया ना, इससे भी ज़्यादा। तो किश्तवाड़ में, और ये देखिए आप किस तरीके से जो बादल फटा, और फटने के बाद जो पानी अचानक सैलाब आया है और कीचड़ का, उसमें पूरे के पूरे घर बह गए, बर्बाद हो गए। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की जो घटना है ना, 15 से 17 अगस्त तक लगातार हुई है। और सबसे बड़ी जो घटना हुई है किश्तवाड़ ज़िले के कसौटी गांव में। और ये देख रहे हैं, ये सब गांव था, यहाँ घर बने हुए थे, सब उजड़ गए, सब बह गए। 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग गायब हैं, घायल तो बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद फिर कठुआ ज़िले में भी बॉर्डर से सटे इलाके में वहाँ 3 जगह बादल फटे, कई लोगों की मौत हुई वहाँ पर, 6-7 लोगों की। अच्छा, बादल फटने की घटना लगातार हो रही है। उधर आपने देखा उत्तराखंड में हुई, फिर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में भी कुल्लू जो काफ़ी मशहूर है, उसका टकोली में बादल फटने की घटना हुई है। मंडी में जो हालत हुई है बादल फटने की वजह से, वो ये देख रहे हैं। तो लगातार ये हुई है। और जम्मू कश्मीर में जो बादल फटा है, उससे ठीक पहले जो है ना, वो मचैल यात्रा शुरू हुई थी। मचैल माता मंदिर है, वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे उस यात्रा में जाने के लिए, लेकिन उसको रोकना पड़ा है। ठीक है, अब ये घटनाएं हुई हैं। अब अगर हम देखेंगे कि आखिर क्यों बादल फटते हैं, सवाल है। देखिए, छोटे से इलाके में अगर कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको बादल फटना कहते हैं। इस तरीके का आप जो देख रहे हैं वो है। ठीक है, बादल फटना जैसा कुछ नहीं होता है। एक जगह अचानक, मतलब क्या हुआ ना, बादल आया, पहाड़ी इलाकों में ठंडा इलाका होता है, बादल आए, अचानक ज़्यादा ठंड दिख गई, जो बादल हैं वो भारी हो गए और फिर वो बरस पड़े, नीचे गिर गए। इसी को बादल फटना कहते हैं। और ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण असंतुलन जो हो रहा है ना, यानी कहे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वो एक बड़ी वजह है। हालांकि मानसून के दौरान जो है ना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, ख़ासतौर पे हिमालयी क्षेत्रों में, ये बादल फटने की घटनाएं काफ़ी कुछ होती हैं। आम है यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो है 19 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। क्यों? दरअसल 2003 की बात है, जब इराक की राजधानी बगदाद में एक होटल में विस्फोट हुआ था, बम विस्फोट। और उसमें उस वक्त के जो संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि थे, सर्जियो विएरा नाम था उनका, तो उनके सहित बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र के लोगों की मौत हो गई थी। उसी को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया यानी CCI, उसके महासचिव का चुनाव किसने जीता है? तो राजीव प्रताप रूडी ने जीता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन था सामने इनके मुकाबले में? इनके सामने थे संजीव बालियान, दोनों ही बीजेपी के। ठीक है, बीजेपी के ही हैं राजीव प्रताप रूडी, और बीजेपी के थे संजीव बालियान। तो चुनाव नतीजा हुआ, वोटिंग हुई, और उसमें राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो जीत गए हैं। इसके अलावा कई लोग भी हैं, जैसे सचिव बने हैं, वो राज्यसभा सांसद बनी है तिरुचि शिवा। सचिव स्पोर्ट्स राजीव शुक्ला हैं। कोषाध्यक्ष बने हैं AP जितेंद्र रेड्डी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, ये सवाल यहाँ पर होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है क्या? ये संसद भवन के पास में स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। उद्देश्य ये है कि सांसदों को एक ऐसा स्थान मिले जहाँ पर वो पॉलिटिकल और जो वैचारिक मतभेद है उससे ऊपर उठकर आपस में संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकें, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकें। और ये नई दिल्ली में रफ़ी मार्ग पर स्थित है, संसद भवन के नज़दीक है। इसके जो मेंबर होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, उसके ये अस्थायी सदस्य होते हैं। जो भी संसद का सदस्य है वो इसका सदस्य होगा। पूर्व सांसद भी क्लब की सदस्यता ले सकते हैं। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी विशेष सदस्यता दी जाती है। बहुत तरह की सुविधाएं यहाँ होती हैं क्लब
में जो सुविधा होती है वो। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में अगस्त 2025 में सिलीनेक्स 2025 युद्धाभ्यास हुआ है? आंसर होगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में ये आयोजन हुआ था। 14 तारीख से चल रहा है 18 तक, 12वां अभ्यास है। और कहाँ पर आयोजन किया गया? तो कोलंबो में किया गया, ठीक है। और किस भारतीय युद्धपोत में इसमें हिस्सा लिया? किस भारतीय युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो INS राणा जो कि है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और INS ज्योति जो कि फ्लीट टैंकर है उसने, ठीक है। तो यहीं पर कोलंबो में यहाँ पर ये युद्धाभ्यास किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो अनुरा कुमारा दिसानायके। क्या नाम है? अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? लेडी हैं हरिनी अमर सूर्या, ठीक है। राजधानी क्या है? 2 राजधानी है, एक है श्री जयवर्धने पूरे कोटे जो कि विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो भी राजधानी है जो कि कार्यकारी और न्यायिक है, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ पर मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? 16 अगस्त को। कवि थे, लेखक थे, वक्ता थे, राजनेता थे और भारत के प्रधानमंत्री रहे थे वो, और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी लीडर भी थे वो, ठीक है। तो वो जो है 1996 में 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर 1998 से 99 के बीच में 13 महीने के लिए रहे, फिर 1999 से 2004 तक पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर। अगला क्वेश्चन होगा, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को। क्यों? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ था उसको लेकर, उसमें जो उत्पीड़न हुआ था उसको याद करने के लिए। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो छूट चल रही है उसका लाभ उठा सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। ओके, बाय।